नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षक संतोष पांडे सनातन शिक्षा संस्थान के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने उदारवाद के ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आपको उदारवाद की परिभाषा, उदारवाद के ऊपर अलग अलग विद्वानों के विचार और उसके विकास के बारे में बतलाया गया था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें और आज अपने साथ कॉपी और कलम के साथ बैठे मैं जिन जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर या जो हेडिंग्स या पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा करूंगा उसको आप अपने कॉपी के ऊपर पॉइंट आउट अवश्य कर लीजिएगा। ये सभी आपके परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए सीधे विषय की ओर बढ़ते हैं। तो उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं व सिद्धांत। तो पहला, मानवीय स्वतंत्रता का समर्थक। तो उदारवाद क्या है भाई? तो उदारवाद मानव के स्वतंत्रता का समर्थन करता है। वह मानता है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। वो इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उदारवाद मानव की स्वतंत्रता को बनाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना है कि मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यक्तिक स्वतंत्रता का समर्थक है। अब आते मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद मनुष्य के विवेक पर विश्वास करता है। वो मानता है कि मानव एक विवेकशील प्राणी है और वह अपने अच्छे एवं बुरे दोनों का निर्णय स्वयं कर सकता है। तो आते हैं मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही आरंभ से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का अंधानुकरण करने की बजाय पुनर्जागरण का सूत्रपात किया है। उसने अप्रासंगिक मान्यताओं की जड़ता से मुक्त होने की मानवीय चेतना के चलते ही स्वतंत्र चिंतन का विकास किया है। मनुष्य ने सदैव ऐसे विचारों को ही महत्व दिया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि की कसौटी पर खड़ी उतरती हो। मनुष्य ने ऐसे विचारों को छोड़ने में कोई संकोच नहीं किया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि से परे हो। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि मानवीय विवेक में आस्था। उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मनुष्य के विवेक पर विश्वास रखता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। तो उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रकृति ने हमें अधिकार दिया है, उन अधिकारों की धारणा में विश्वास रखता है। उदारवादियों का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। हाउस ने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म में 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। हाउस का कथन है कि ये सभी स्वतंत्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अक्षुण्ण महत्व की है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिकों के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति या सत्ता को मनमाना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाउस तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों के तर्क को इस बात से समर्थन मिल जाता है कि आज सभी प्रजातंत्रीय देशों में मौलिक अधिकारों को विधि के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। इतिहास तथा परंपरा का विरोध। चौथा पॉइंट, इतिहास तथा परंपरा का विरोध। उदारवाद ऐसी परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेष अधिकारों की पोषक थी। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था तथा राज्य व चर्च की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया। इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के स्थान पर परंपरा युक्त नवीन सामाजिक निर्माण करने की वकालत करते। इंग्लैंड
फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियां इसी का उदाहरण हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास। तो उदारवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो धर्मनिरपेक्षता अर्थात किसी भी धर्म की प्रधानता का विरोध करता है। उदारवाद धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण का समर्थक है। उदारवाद का जन्म ही मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च और राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आड़ लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राज सत्ता के गठबंधन ने व्यक्तियों को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारक व विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पास से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का प्रचार किया। मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीति में अंतर का समर्थन किया। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आज उदारवादी विचारक इस बात में के प्रबल समर्थक है कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक मामलों में पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में यदाभयम अथवा अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों के उद्योगों व्यापारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों को इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करे, उसमें पूंजी लगाए। व्यवसाय के संबंध में राज्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। राज्य की संरक्षण की प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। राज्य का दृष्टिकोण भी संपत्ति के अधिकार के बारे में निरपेक्ष ही होना चाहिए। समाज की सत्ता को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का नियमन नहीं करना चाहिए और न ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारण या बाजार नियंत्रण आदि में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में समाजवादियों की बढ़ती लोकप्रियता ने उदारवाद की इस मान्यता को गहरा आघात पहुंचाया है। समसामयिक उदारवाद विचारक राज्य के कल्याणकारी विचार को सार्थक बनाने के लिए अब राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने लगे हैं। अतः आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत ढीला पड़ता जा रहा है। 7वां पॉइंट, उदारवाद की विशेषता में 7वां पॉइंट, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन। उदारवादी लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही उस विचार का प्रतिपादन करती आई है कि स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो तथा कोई व्यक्ति या वर्ग जनता पर मनमाने ढंग से शासन न करे। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत के मूल में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विचार निहित है। उदारवाद की मूल मान्यता है कि इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोक प्रभुसत्ता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली हो उचित शासन प्रणाली है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की क्रांतियाँ का उद्देश्य भी राजसत्ता का लोकतंत्रीकरण करवा रहा है ताकि मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके। आज भी उदारवादियों के समर्थक साम्यवाद या अधिनायकवाद शासन प्रणालियों का विरोध करते हैं। यदि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई आँच आती है तो लोक प्रभुसत्ता पर आधारित प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को कोई हानि होती हो। अधिकार उदारवादी आज लोकतंत्र के आधार स्तंभों निर्वाचित संसद, वयस्क मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की वकालत करते हैं। 8वां पॉइंट, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। उदारवाद के आरंभिक काल में उदारवादी विचारक व समर्थक मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है, वह मानवीय स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने वाला है।
राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लंबे समय तक नकारात्मक ही रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पुराना दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यह बात स्वीकार करने लगे हैं कि राज्य का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष तक ही सीमित न होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों के पोषक हैं। राज्य ही वह संस्था है जो परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके सामान्य कल्याण में वृद्धि करता है। आधुनिक उदारवादी आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रबल समर्थक है। समाजवाद के विकास से इस विचार को प्रबल समर्थन मिला है। इसी कारण आज की सरकारें लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती है, देखी जा सकती हैं। 9वां पॉइंट है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन। उदारवाद निरंकुशतावाद के किसी भी सिद्धांत का प्रबल विरोधी है। उदारवादियों को प्रारंभ से ही साम्राज्यवाद का भी प्रबल विरोध किया है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि प्रत्येक देश का शासन उस देश के निवासियों की इच्छा से ही संचालित होना चाहिए। इससे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। अतः उदारवाद राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रबल समर्थक है। यह स्वशासन के सिद्धांत का ही समर्थन करता है। 10वां पॉइंट है व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन है। उदारवादी विचारक व समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णायक है। मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। इसी आधार पर यह एक साध्य है। राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके विकास का साधन है। आधुनिक उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक उदारवाद व्यक्तियों और राज्य के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की वकालत करते हैं। 11वां पॉइंट राज्य एक कृत्रिम संस्था है और उसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। उदारवादियों का मत है कि राज्य कोई ईश्वरीय व प्राकृतिक संस्था नहीं है। यह एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए एक संविदा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया है। हॉब्स, लॉक व रूसो का चिंतन इसी मत का समर्थन है। वर्ग ग्रेन कांट जैसे विचारक भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। बैथम का मत है कि राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है जिसके कार्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना है। इसी तरह उपयोगितावादी विचारक राज्य का आधार समझौते की बजाय उसकी उपयोगिता को मानते हैं। इस वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चाहे राज्य का जन्म कैसे भी हुआ हो, वह एक कृत्रिम संस्था ही है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करके उसके व्यक्तिगत का विकास करना ही है। लेकिन आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की बजाय सारे समाज के कल्याण को ही प्राथमिकता देते हैं। इस अर्थ में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बजाय संपूर्ण समाज के विकास से है। संवैधानिक शासन का समर्थन। उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। संविधान के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और समाज में अराजकता फैल जाती है, जिससे बलवान व्यक्तियों के हितों का ही पोषण होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए उदारवादी सीमित सरकार तथा कानून के शासन को उचित महत्व देते हैं। उदारवाद के समर्थक चाहे वे 19वीं सदी में हो या वर्तमान सदी के सभी संवैधानिक शासन को ही मान्यता देते हैं। 13 नंबर पॉइंट है विश्व शांति में विश्वास। सभी उदारवादी विचारक विश्व बंधुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विश्व समाज के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है। इसलिए वे एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता व सीमाओं का आदर करने की बात पर जोर देते हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रयोग के
किसी भी रूप का विरोध करते हैं। इसी आधार पर उदारवादी विश्व शांति के विचार को व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता का पोषक है। वह मानवीय विवेक में आस्था व्यक्त करते हुए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के अनुचित हस्तक्षेप पर रोक लगाने की वकालत करता है। आधुनिक समय में उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के विचार का समर्थन करते हुए विश्व शांति के विचार का पोषण करते हैं। आधुनिक उदारवादी राज्य के प्रति उदारवादियों द्वारा अपनाए गए नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल रहा है। आधुनिक उदारवादी व्यक्ति की बजाय संपूर्ण समाज के हितों पर बल देता है। आधुनिक उदारवादी राज्य के लोक कल्याण के आदर्श को प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हैं। अब आते हैं समकालीन उदारवाद। मानव की स्वतंत्रता व गरिमा की रक्षा करना उदारवाद का प्रारंभ से ही ध्येय रहा है। उदारवाद का पुराना और नया दोनों रूप ही मानव के चयन और निर्णय के क्षेत्र में वृद्धि करके उसके व्यक्तित्व के विकास के प्रबल समर्थन में जुटे रहते हैं। उदारवाद का समकालीन रूप भी परंपरागत उदारवाद की तरह ही निरंकुशवाद विरोधी है। उदारवाद का सारयुक्त लक्षण मानवतावाद है। यह कमजोर का समर्थक और दमनकारी का विरोध है। समय में परिवर्तन को देखते हुए उदारवादियों ने भी स्वतंत्रता के नए नए सूत्र खोजने के प्रयास किए हैं। प्राचीन उदारवाद जहां राज्य व व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के लिए हुए था, वहीं समकालीन उदारवाद राज्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंधों को स्थापित करके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देता है। प्राचीन उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में निजी उद्यम की स्वतंत्रता का पोषक रहा, जबकि आधुनिक उदारवाद व्यक्ति व समाज के हितों के लिए आर्थिक क्षेत्र में भी राज्य के उचित हस्तक्षेप का पक्षधर है। इसका प्रमुख कारण बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां मानी जाती है। उदारवादियों की नई पीढ़ी ने आर्थिक उदारवाद के परंपरागत सिद्धांतों का खंडन किया है। समाजवाद ने आगमन ने आर्थिक उदारवाद के नए सिद्धांतों को जन्म दिया है और नए उदारवाद ने भी समाजवादी सिद्धांतों के प्रति अपनी अवस्था प्रकट की है। उदारवाद को नए रूप में लाने का श्रेय बेथम, मिल तथा ग्रीन जैसे विचारकों को जाता है। बेथम व मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत ही अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाता है। बेथम का कहना है कि देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। मिल भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन होने के बावजूद अहस्तक्षेप की नीति का विरोध करता है। ग्रीन ने भी उदारवाद को जो नया रूप दिया है वह आधुनिक उदारवाद में सामूहिक कल्याण के विचार का पोषक है। ग्रीन भी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए राज्य की मदद की वकालत करता है। ग्रीन ने लोक कल्याण के विचार का समर्थन किया है, जो आधुनिक उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत है। लॉस्की ने भी सामाजिक हित में उद्योगों पर राज्य द्वारा नियंत्रण लगाने की बात कही है। लॉस्की और मैकाइबर ने भी ग्रीन की तरह ही लोक कल्याण पर ही अधिक बल दिया है। आधुनिक उदारवाद का प्रमुख जोर इस बात पर है कि स्वतंत्रता केवल एक अभाव नहीं है, उपयुक्त रूप में गठित संवैधानिक तंत्र के माध्यम से व्यक्ति प्रभावी राजनीतिक क्षमता व्यक्त करने योग्य होना चाहिए। आधुनिक उदारवाद चाहता है कि उपेक्षित वर्गों को नया जीवन देकर उनकी राजनीतिक उदासीनता दूर की जाए और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके लिए संसदीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि को सुदृढ़ करके राज्यों की प्रभुसत्ता को सीमित किया जाए। इसी कारण आज उदारवादी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को सीमित करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीयता व विश्व शांति के विचार का समर्थन करते हैं। आज उदारवाद मुक्त मानव के सिद्धांत का विरोध करता है और समाज के हित में राज्य के अधिकाधिक हस्तक्षेप को उचित ठहराता है। आज उदारवाद जैसे सकारात्मक
राज्य के सिद्धांत का पोषक है जो समाजवाद को आगे बढ़ाने वाला है। आज समाजवाद को ही उदारवाद का वैध उत्तराधिकारी माना जाता है। आधुनिक उदारवादी राज्य को लोक कल्याण का एक साधन मानते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में राज्य सामान्य हित साधन की एक प्रमुख संस्था है। समकालीन उदारवाद राज्य व व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरोधी दावे में संतुलन कायम करता है। अब आते हैं उदारवाद का मूल्यांकन करते हैं। उदारवाद के मूल्यांकन में थोड़ी सी, यद्यपि उदारवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं लोक कल्याण के आदर्श के बीच संतुलन कायम करती है। अपने समसामयिक रूप से यह स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्रीय शासन का समर्थन, लोक कल्याणकारी राज्य एवं धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण में विश्वास व्यक्त करता है। लेकिन फिर भी उदारवादी दर्शन की काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं। कुछ आलोचकों ने समकालीन उदारवाद पर प्रथम आरोप यह लगाया है कि रॉल्स जैसे विचारकों द्वारा वितरणात्मक न्याय पर नए सिरे से बल देने के कारण यह बुर्जुआ अवस्था का समर्थक है, जिसका निहितार्थ यह है कि व्यक्ति की अधिक आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन का कहना है कि मुक्त मानव का समाज में आर्थिक स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिए जाने के कारण समसामयिक उदारवाद समाजवाद से काफ़ी दूर हो गया है। एडमंड बर्क का उदारवाद पर प्रमुख आरोप यह है कि यह इतिहास और परंपरा का विरोधी है। किसी भी समाज और विचारक के लिए परंपरा व इतिहास से अचानक नाता तोड़ना न तो संभव है और न ही उचित है। अनुदारवादियों का प्रमुख आरोप यह है कि उदारवाद समाज व राज्य की कृत्रिम मानता है। उदारवादियों की दृष्टि में संविधान द्वारा राज्य के निर्माण की बात स्वीकार करना और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करना गलत है। अनुदारवादियों का कहना है कि राज्य व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्तियों को विकसित रूप है, कृत्रिम नहीं। आदर्शवादियों का उदारवाद पर प्रमुख आरोप यह है कि व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार गलत है, लेकिन आधुनिक उदारवाद राज्य द्वारा नियमित स्वतंत्रता को ही वास्तविक स्वतंत्रता मानते हैं। इसी कारण आदर्शवादियों की यह आलोचना अधिक प्रासंगिक नहीं है। मार्क्सवादियों का उदारवाद पर प्रमुख आरोप यह है कि यह ऐतिहासिक परंपराओं की उपेक्षा करता है, राज्य को कृत्रिम मानता है, व्यक्ति को निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करता है तथा हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा समाज को दो वर्गों में बांट देती है और इससे पूंजीवाद का ही पोषण होता है, लेकिन समसामयिक उदारवाद मुक्त आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने का प्रबल समर्थक है। इसलिए मार्क्सवादियों की इस आलोचना में भी कोई दम नहीं है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उदारवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। लेनिन तो सभी उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख कहता है। लेनिन तो सभी उदारवादियों, यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, किसने उदारवादियों को आराम कुर्सी पर बैठे रहने वाले मूर्ख कहता है। तो ऐसा लाइन लेनिन ने कहा है। कुछ विचारक इसे विरोधाभासी दर्शन भी कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उदारवाद महत्वहीन विचारधारा है। उदारवाद के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानव अधिकार, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आदि सिद्धांत उसके महत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। मानवतावाद का समर्थन होने के कारण आज भी उदारवाद शाश्वत महत्व की विचारधारा है। स्वतंत्रता व समानता के आदर्श पर जोर देने के कारण यह सभी प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में समर्थन को प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति के विचार पर जोर देने के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अपना स्थान बनाए हुए है। साम्राज्यवाद व निरंकुशवाद के किसी भी रूप का विरोधी होने के कारण यह अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों से ही मानव चिंतन का प्रमुख केंद्र बिंदु रही है। सत्य तो यह है कि उदारवादी दर्शन ने अपने विकास की लंबी यात्रा में समय समय पर आर्थिक नीति निर्धारकों, राजनीतिज्ञों व समाज सुधारकों के चिंतन को प्रभावित किया है। आधुनिक समय में यह समाजवाद की विचारधारा से गहरा सरोकार रखती है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आए इम्पोर्टेंट कोटेशंस को या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, जो परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमें
टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो या हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचारों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।